Hello friends, hope you all are well. This is part 6 of microcontroller 8051. In last lecture we have discussed some instruction sets of 8051. Now the remaining part of that instruction set we are going to discuss in this lecture. So let's start with logical instruction. Logical instructions कौन से होते हैं? ऐसे इंस्ट्रक्शन जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक और लॉजिक, एंड लॉजिक, नैंड लॉजिक, एक्सॉर लॉजिक, नॉट लॉजिक, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंडर आते हैं. इसके साथ साथ जितने भी रोटेशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, वो भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंडर आते हैं. These instructions implement basic logical operations along with rotate and clear operation. ठीक है, जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस, एंड और नॉट, वो सब ये परफॉर्म करते हैं. और रोटेशनल इंस्ट्रक्शंस और साथ साथ क्लियर ऑपरेशन भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंडर आता है. A is not a compulsory destination operand for logical instruction. ठीक है, अर्थमेटिक जो इंस्ट्रक्शन थे उसमें एक्यूमुलेटर एक कंपल्सरी डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता था, बट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है. ठीक है, A इज नॉट अ कंपल्सरी डेस्टिनेशन, लेकिन हाउएवर वन ऑफ द ऑपरेंड्स मस्ट बी A. लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन में से कोई एक ऑपरेंड क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, मतलब एक्यूमुलेटर होना चाहिए. जरूरी नहीं है वो डेस्टिनेशन हो जैसे कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में होता है, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन में से कोई एक ए होना ही चाहिए, ये एक कंडीशन है. इमीडिएट ऑपरेशन कैन ओनली बी अ सोर्स ऑपरेंड, और अगर इमीडिएट डेटा आप ले रहे हैं तो वो केवल एक सोर्स ऑपरेंड की तरह ही वर्क कर सकता है. प्रोग्राम काउंटर और इट्स पार्ट कैन नॉट बी एन ऑपरेंड. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर और उसके पार्ट्स ऑपरेंड नहीं हो सकते. इमीडिएट डेटा कैन नॉट बी एन ऑपरेंड फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और एनी अदर सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, और इमीडिएट डेटा जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस में ऑपरेंड नहीं हो सकता, और कोई भी सिंगल अगर स्टेप जो सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड है उसके लिए डेटा नहीं हो सकता इमीडिएट डेटा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स अबाउट लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज RNL A RN. RNL का मतलब है एंड लॉजिक. ठीक है, AN का मतलब है एंड, L का मतलब है लॉजिक. अब एंड लॉजिक परफॉर्म करना है किसके बीच में? RN रजिस्टर, N की वैल्यू 0 to 7 हो सकती है, 0 to 7 कोई सी भी हो सकती है, जो भी करेंटली सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक है उसमें. ठीक है, या तो 0, 1, 2, 3 अप टू 7 कोई सी भी हो सकती है. और उस RN में जो वैल्यू है उसका और A का एंड. ठीक है, A एंड विथ RN, और वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी? देन A में. ठीक है, A क्या है? डेस्टिनेशन रजिस्टर की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज RNL A डायरेक्ट. एंड लॉजिक विथ A एंड डायरेक्ट. डायरेक्ट बाइट जो है उसका एंड लॉजिक A के साथ, और वैल्यू जो हो जाएगी वो A में स्टोर हो जाएगी. तो डायरेक्ट बाइट है सोर्स. ठीक है, ये क्या है? सोर्स. इसका एंड लॉजिक किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ, और जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी अपडेटेड वो एक्यूमुलेटर में हो जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेटर क्या है? डेस्टिनेशन. नेक्स्ट RNL A @RI. ठीक है, @RI क्या है? ये एक एड्रेस को शो करेगा, उस इंटरनल रैम के एक एड्रेस को शो करेगा. उस इंटरनल रैम के एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू का एंड A के साथ, और वैल्यू जो स्टोर होगी वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी, मतलब A में स्टोर होगी. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ANL A
हैश डेटा, हैश किसको शो करता है, इमीडिएट डेटा को शो करता है, ठीक है, इमीडिएट वैल्यू को शो करता है, जो भी वैल्यू दी होगी उस वैल्यू का, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई वैल्यू है इमीडिएट डेटा में हैश करके, ठीक है, तो इसका एंड किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ, और वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, ए में, क्योंकि ए डेस्टिनेशन है और ये सोर्स। और अभी हमने पढ़ा था कि जो इमीडिएट डेटा होता है वो हमेशा सोर्स हो सकता है, डेस्टिनेशन कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ए एंड एल, डायरेक्ट ए। अब तक हम ए को डेस्टिनेशन रजिस्टर ले रहे थे, अब हम ए को क्या ले रहे हैं, सोर्स ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, ए का एंड होगा डायरेक्ट बाइट के साथ, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या है, डायरेक्ट बाइट। ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, इन दोनों का एंड परफॉर्म होगा, एंड लॉजिक, और किसमें स्टोर होगा, डेस्टिनेशन में, यानी कि डायरेक्ट बाइट में। अब एंड लॉजिक विद डायरेक्ट हैश डेटा, इमीडिएट डेटा, कोई इमीडिएट डेटा आप यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उसका एंड परफॉर्म होगा डायरेक्ट के साथ और स्टोर हो जाएगा डायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है और इमीडिएट डेटा सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है OR, और लॉजिक ए आर एन, रजिस्टर में जो वैल्यू होगी उसका और लॉजिक ए के साथ, ठीक है, ए और विद RN, और वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में, ठीक है। RN क्या है, RN हमारा सोर्स है और ए है डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है ORL, ए डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट बाइट का और ऑपरेशन ए के साथ और वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में। @RI, RI एक एड्रेस को प्रेडिक्ट करेगा, बताएगा, प्रोवाइड करेगा, वो एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू का एंड ए के साथ, और फिर जो नई अपडेटेड वैल्यू होगी वो ए में, एंड नहीं सॉरी, और ए के साथ, और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ORL डायरेक्ट ए, और लॉजिक विथ ए एंड डायरेक्ट बाइट, ठीक है, ए का और लॉजिक विथ डायरेक्ट बाइट और वैल्यू स्टोर हो जाएगी डायरेक्ट बाइट में, ठीक है। नेक्स्ट इज और डायरेक्ट हैश डेटा, इमीडिएट डेटा का और डायरेक्ट बाइट के साथ और वैल्यू स्टोर हो जाएगी डायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट एज अ डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज XOR, XRL इज फॉर XOR लॉजिक या फिर एक्सक्लूसिव और लॉजिक A एंड RN, ठीक है, RN रजिस्टर में जो वैल्यू होगी और जो A में वैल्यू होगी, लाइक दिस XOR होगा उसका, देन वैल्यू स्टोर हो जाएगी A में, ठीक है। सेम यही है, इसमें XOR लेना है A और डायरेक्ट के बीच में, देन XOR ऑफ A @RI, RI लोकेशन पे जो एड्रेस होगा इंटरनल रैम का, वहां पर जो डेटा होगा उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उस डेटा का किस एक्सक्लूसिव और A के साथ और वैल्यू सेव हो जाएगी A में। नेक्स्ट इज XOR A हैश डेटा, इमीडिएट डेटा का XOR किसके साथ, A के साथ, ठीक है, और वैल्यू सेव हो जाएगी A में। यहाँ एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक का XOR डायरेक्ट बाइट के साथ और वैल्यू स्टोर हो जाएगी डायरेक्ट में, ठीक है। इसके बाद XOR डायरेक्ट हैश डेटा, इमीडिएट डेटा का XOR डायरेक्ट बाइट के साथ और वैल्यू स्टोर हो जाएगी डायरेक्ट में, जो आउटपुट होगा मतलब जो XOR आएगा। क्लियर A का मतलब होता है क्लियर एक्यूमुलेटर, ठीक है, क्लियर के बाद जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब है उसको क्लियर कर देना, उसकी वैल्यू रीसेट कर देना। CPLA, इसका मतलब CPL का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना और 1 को 0 में कॉम्प्लीमेंट कर देना उसका, ठीक है। तो CPLA का मतलब जो भी वैल्यू है एक्यूमुलेटर में उस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है, 0 का 1 और 1 का 0 कर देना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्वैप A, स्वैप A का मतलब है A एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है, ठीक है, मान लीजिए इसकी 8 बिट्स हैं, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 एंड A0, ये 8 बिट है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो इसको 2 निबल्स में हम डिवाइड कर देंगे, निबल्स में एक निबल में 4 बिट होता है, तो इसमें 2 निबल्स होंगे,
एक लोअर निबल होगा और एक हायर निबल होगा। तो स्वैप ए का मतलब होता है लोअर निबल को हायर निबल के साथ स्वैप कर देना। मतलब जो हायर निबल है वो लोअर पे चला जाएगा, लोअर वैल्यूज पे, और जो लोअर निबल है वो किस पे आ जाएगा, हायर वैल्यू पे। ठीक है, तो इस तरीके की स्वैपिंग होती है वो स्वैप ए के अंडर होती है कि उसी रजिस्टर के कंटेंट के निबल्स जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। नेक्स्ट है RLA। RLA का मतलब रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की जो बिट्स हैं उनको रोटेट करना लेफ्ट में। अब इस केस में कोई कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा, अब कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट इज RLCA। तो अब जो रोटेशन होगा वो थ्रो कैरी के थ्रू रोटेशन होगा। ठीक है, और जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट इज RRA। RRA का मतलब है रोटेट बिट्स इन एक्यूमुलेटर टू द राइट। ठीक है, एक्यूमुलेटर की बिट्स को राइट में रोटेट करना। RRCA रोटेट बिट्स इन एक्यूमुलेटर राइट थ्रो कैरी की हेल्प से एक्यूमुलेटर की बिट्स को राइट में रोटेट करना। ठीक है, और इस केस में जो कैरी फ्लैग होगा उसकी वैल्यू 1 होगी और इस केस में कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम कैरी यूज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे हम कैरी यूज कर रहे हैं। लास्ट है हमारा CJNE। CJNE का मतलब होता है कंपेयर। C का मतलब कंपेयर, J का मतलब जंप, N का मतलब नॉट, E का मतलब इक्वल। ठीक है, कंपेयर, जंप, नॉट, इक्वल, मतलब वैल्यू को कंपेयर करना। अगर वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो जंप कर जाना। ठीक है, जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे जंप कर जाना। ठीक है, और अगर कंपेयर किया इक्वल है तो फिर उसी सीक्वेंस में चलते रहेगा, तो कोई भी जंप नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है @RI और एक इमीडिएट डेटा। इमीडिएट डेटा गिवन है। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू का RI का मतलब है RI की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। ठीक है, तो इस लोकेशन पे जो एड्रेस होगा इंटरनल रैम का, उस एड्रेस पे एक डेटा होगा। ठीक है, उस डेटा का कंपैरिजन इस इमीडिएट डेटा के साथ। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो प्रोग्राम एज इट इज एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जंप होगा। ठीक है, जंप होगा। कंडीशन क्या है, जंप व्हेन नॉट इक्वल। यहाँ पे दिया हुआ है जंप NE, जंप नॉट इक्वल। पहले कंपेयर करेंगे, अगर कंपैरिजन इक्वल नहीं है तो जंप होगा। ठीक है, अब लास्ट में लिखा हुआ है REL। REL का मतलब होता है रिलेटिव जंप। रिलेटिव जंप का मतलब होता है शॉर्ट जंप। शॉर्ट जंप का मतलब क्या हुआ, जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसी प्रोग्राम में कहीं पे जंप होगा, किसी और पॉइंट पे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कंडीशन है, अब इस कंडीशन को देखा, चेक किया, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, नॉट इक्वल है, तो फिर वो किसी और वैल्यू पे आ गया। ठीक है, अगर इक्वल है तो फिर प्रोग्राम ऐसे ही सीक्वेंस में रन करेगा। तो ये इसका मतलब हुआ शॉर्ट जंप। जब जहां पे भी REL लिखा होता है इसका मतलब रिलेटिव जंप है, उसी प्रोग्राम के किसी दूसरे सब रूटीन में जंप हो रहा है। और अगर REL नहीं यूज हो रहा है इसका मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम पे जंप हो जा रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम ही चेंज है, लॉन्ग जंप बोलते हैं इसको, दूसरे प्रोग्राम पे या दूसरे सब रूटीन पे जंप होना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन। अब बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जिसमें हम बाइट की जगह बिट यूज करते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 होता है वो बाइट को भी सपोर्ट करता है और बिट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे वो सारे बाइट रिलेटेड ऑपरेशंस थे। ठीक है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे थे वो बाइट को ले रहा था, ईदर 8 बिट्स और 16 बिट्स, मतलब 1 बाइट को ले रहा था या 2 बाइट्स को ले रहा था। लेकिन अब जो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसमें केवल हम बिट्स को यूज करेंगे। ठीक है, दिस ग्रुप इंप्लीमेंट्स बूलियन बिट ऑपरेशन। ठीक है, अब बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं, 0 या 1। बूलियन का मतलब या तो 0 या 1। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिट ऑपरेशन के अंडर आते हैं। कैरी फ्लैग एज द ओनली अलाउड डेस्टिनेशन ऑपरेंड फॉर 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन। अब इस तरीके के जो बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें कैरी फ्लैग एक
अकेली डेस्टिनेशन होती है, मतलब डेस्टिनेशन हमेशा क्या होगा, कैरी फ्लैग होगा सी। जब भी हम टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, जब सिंगल ऑपरेंड करेंगे तो फिर कैरी फ्लैग जरूरी नहीं है कि वो एज अ डेस्टिनेशन वर्क करे। इमीडिएट बिट नॉट अलाउड एज एन ऑपरेंड, ठीक है, इमीडिएट डेटा इसमें हम नहीं लेते हैं। अब इमीडिएट डेटा यहाँ पे इमीडिएट बिट ही होगी क्योंकि बिट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इमीडिएट बिट हम नहीं लेते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जिसमें अरिथमेटिक में, डेटा ट्रांसफर में, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में इमीडिएट डेटा, हैश डेटा लिया था, लेकिन इसमें हम हैश डेटा अलाउ नहीं करते हैं। द बिट फ्लैग इंडिकेट्स द रिस्पेक्टिव फ्लैग ऑफ PSW, इट इज अ ऑपरेंड ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो बिट फ्लैग होता है वो क्या शो करता है, PSW के फ्लैग को, PSW के कोई एक फ्लैग को शो करता है, ठीक है। और ये ऑपरेंड होता है किसका, रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन। तो जो भी रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन आप यूज कर रहे हो उसका ऑपरेंड होता है। नाउ द बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्लियर सी, ठीक है, ये सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड है सी की वैल्यू को क्लियर कर देना, ठीक है। अब इसको हमने बिट ओरिएंटेड इसलिए बोला, जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू है तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। तो उसको क्लियर करने का मतलब सिंगल बिट को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में लिया है। नेक्स्ट इज क्लियर बिट। क्लियर बिट का मतलब है जो डायरेक्ट बिट होती है, अभी तक हम डायरेक्ट बाइट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब क्योंकि ये बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बाइट की जो बिट्स होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बिट जो है उसको क्लियर कर देना। नेक्स्ट है सेट बी सी। सेट का मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 कर देना। अब बी यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि हम ये बिट ओरिएंटेड में यूज कर रहे हैं, बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। अगर हम खाली सेट यूज करेंगे तो इसका मतलब वो बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट इज सेट बी बाइट, यानी कि डायरेक्ट बाइट को सेट कर देना, वैल्यू उसकी 1 कर देना, ठीक है। यहाँ पे बी क्यों लिया है, क्योंकि ये बिट। नेक्स्ट इज CPLC, इसका मतलब है जो कैरी फ्लैग है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। इधर अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। नेक्स्ट इज CPL बिट, जो बिट डायरेक्ट बिट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना, 0 को 1 या 1 को 0 कर देना। ANLC बिट, एंड लॉजिक किसका, डायरेक्ट बिट का और कैरी फ्लैग का। अब ये सिंगल बिट ऑपरेशन है क्योंकि कैरी फ्लैग की भी बिट 1 होगी और जो बिट है डायरेक्ट बिट है वो भी एक सिंगल बिट होगी, तो ये सिंगल बिट ऑपरेशन हुआ। और इसका क्या करेंगे हम, एंड ऑपरेशन, सी एंड विथ बिट एंड वैल्यू स्टोर्ड इन सी। नेक्स्ट इज एंड लॉजिक सी कॉमा स्लैश बिट, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट कर देना, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट करना, पहले कॉम्प्लीमेंट करना, उसके बाद सी एंड विथ बिट कॉम्प्लीमेंट और वैल्यू स्टोर्ड इन सी, ठीक है। पहले बिट का कॉम्प्लीमेंट करना, अगर बिट 1 है तो उसको 0 कर देना, अगर 0 है तो उसे 1 कर देना, और उसके बाद उसका एंड लॉजिक लेना सी के साथ और सी में ही उसकी वैल्यू जो आउटपुट है उसको स्टोर कर देना। नेक्स्ट इज और लॉजिक विथ सी एंड बिट, जो भी हमारी डायरेक्ट बिट है उसका और लॉजिक कैरी फ्लैग के साथ। नेक्स्ट इज और सी स्लैश बिट, अब अगेन वही जो बिट है उसको कॉम्प्लीमेंट करना, आफ्टर कॉम्प्लीमेंट सी के साथ और लॉजिक करना और उसके बाद वैल्यू सी में स्टोर हो जाना। नेक्स्ट इज मूव सी बिट, जो भी डायरेक्ट बिट की वैल्यू है वो अब किस में मूव हो जाएगी, कैरी फ्लैग में। मूव बिट सी, जो भी कैरी फ्लैग की वैल्यू है वो डायरेक्ट बिट में मूव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जब कोई कंडीशन गिवन होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो प्रोग्राम वहां से जंप होके किसी न्यू लोकेशन पे चला जाता है और फिर उसके बाद वहां से एग्जीक्यूट होता है।
ठीक है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन एज इट इज चलता रहता है सीक्वेंस में। अनकंडीशनल वो होते हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, और डायरेक्ट जंप इंस्ट्रक्शन आ जाता है और विदाउट एनी कंडीशन प्रोग्राम जंप करता है और किसी न्यू प्रोग्राम लोकेशन पे जाके फिर वहां से एग्जीक्यूशन शुरू करता है। मतलब एक कंपलसरी कंडीशन हो गई, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यस और नॉट, इफ, बट, इफ, कुछ भी ऐसा नहीं है, डू वाइल टाइप का कुछ नहीं है, कोई भी लूप नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब 101% वो जंप करेगा ही करेगा अनकंडीशनल के केस में, ठीक है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो जंप होगा, जंप के बाद सीधे प्रोग्राम जंप कर जाएगा। तो ये हो गए अनकंडीशनल। टू काइंड्स के होते हैं। अनकंडीशनल वो होते हैं जब एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में जंप होता है किसी न्यू लोकेशन में और फिर प्रोग्राम वहां से एग्जीक्यूट होता है विदाउट एनी कंडीशन। कंडीशनल जंप वो होते हैं जब प्रोग्राम में कंडीशन स्पेसिफाइड होती है, अगर कंडीशन मैच करती है तब तो जंप होता है, अदरवाइज नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो फिर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नाउ दी ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कॉल ADDR11, इसका मतलब होता है एड्रेस 11 बिट। 11 बिट का जो एड्रेस है वो एक सब रूटीन का एड्रेस होगा, उसको कॉल कराना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सब रूटीन कॉल, ठीक है। सब रूटीन का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर में हमें एडिशन भी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी चाहिए और डिवीजन भी चाहिए। तो एक तो तरीका यही है कि इस कैलकुलेटर जो हम बना रहे हैं उसके प्रोग्राम में हम ये सब चीजें एडिशन बनाए, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, ठीक है। अब हम एक दूसरा डिवाइस बना रहे हैं, इसमें भी हमारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। एक तीसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाएं उनमें ये बार बार बनाते रहें। एक दूसरा तरीका क्या है, इन सबको एक छोटे छोटे एक एडिशन का प्रोग्राम बना दें, एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना दें, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन का बना दें और एक डिवीजन का बना दें। और जब भी हमें ये सब चीजें करानी हो तो हम उस सब रूटीन को कॉल करा दें, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। मान लीजिए हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करें, एडिशन के इस प्रोग्राम को कॉल करा दें कि अब ये इसके बाद एडिशन होगा। तो इसलिए हम सब रूटीन को कॉल कराते हैं। जब ये सब रूटीन एड्रेस जो होता है इसका 11 बिट का होता है और ये एब्सोल्यूट कॉल होती है, तो इसमें हम केवल कॉल एड्रेस, जो एड्रेस होता है उसको कॉल करा लेते हैं 11 बिट के, ठीक है। और अगर ये हमारा कॉल जो होता है वो लॉन्ग होता है तो हम लेते हैं लॉन्ग एल कॉल एड्रेस 16 बिट का हम एड्रेस लेते हैं इसमें, ठीक है। और लॉन्ग सब रूटीन कॉल कराते हैं। लॉन्ग और कॉल, एब्सोल्यूट कॉल में क्या डिफरेंस है। लॉन्ग का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें वो सब रूटीन नहीं है, हम किसी दूसरे प्रोग्राम से उसको कॉल करा रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग। और इसीलिए हम एड्रेस क्या 16 बिट का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी में कहीं पे सेव होगा। और जो एब्सोल्यूट कॉल होती है वो प्रोग्राम में ही हमने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और उस प्रोग्राम को हम दोबारा से कॉल करा रहे हैं, तो एड्रेस 11 बिट का है क्योंकि उसी प्रोग्राम का वो एड्रेस है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट कॉल। तो ये डिफरेंस है लॉन्ग कॉल में और एब्सोल्यूट कॉल में। नेक्स्ट है RET। RET मींस रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अब आपने यहां से कॉल करा लिया सब रूटीन को, अब ये प्रोग्राम पूरा चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप रिटर्न करोगे, जब रिटर्न करोगे तो फिर से जहां पे आपका इंस्ट्रक्शन था उसके बाद का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा मेन प्रोग्राम में, ठीक है, सब रूटीन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज RETI। ये कब करते हैं, जब हमें इंटरप्ट सब रूटीन से वापस आते हैं, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन मतलब हमने एक जो प्रोसेस कंट्रोलर है उसने इंटरप्ट को हैंडल किया, इंटरप्ट खत्म होने के बाद जो फिर से प्रोग्राम पे आ रहा है, जो पहले इस इंटरप्ट से पहले जो एग्जीक्यूशन हो रहा था उस पे आएगा, तो ये फिर इंटरप्ट, इसको हम करेंगे रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन, ठीक है। तो उसको हम ये शो करेंगे कि हाँ अब इंटरप्ट कंप्लीट हो गया है, अब मेन जो एग्जीक्यूशन चल रहा था उस पे प्रोसेसर आ गया है। अब इसको हमें अलग से क्यों दिखाना पड़ा, क्योंकि इस केस में जो फ्लैग है, उस रिटर्न जो इंटरप्ट फ्लैग है
उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी हमें, इसीलिए हमने इसे अलग से लिया। अदरवाइज इसको भी हम रिटर्न सब रूटीन की तरह लेते हैं, क्योंकि रिटर्न सब रूटीन में तो फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब इंटरप्ट आता है तो स्टेटस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, और जब तक इंटरप्ट रहता है तब तक वो वैल्यू 1 रहती है। जैसे ही इंटरप्ट कंप्लीट हो जाता है वैल्यू 0 होती है। तो ये वैल्यू कैसे 0 होगी, कैसे उसे पता चलेगा इंटरप्ट कंप्लीट हो गया, जब ये कमांड रन की, ये इंस्ट्रक्शन रन होगा RETI, इसका मतलब रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन, तो स्टेटस फ्लैग जो इंटरप्ट फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ए जंप एड्रेस एल, एब्सोल्यूट जंप एड्रेस एल, सेम वही चीज कि उसी प्रोग्राम में हम कहीं दूसरी लोकेशन पे जंप कर रहे हैं और उस लोकेशन का एड्रेस ये है। ठीक है, और ये 11 बिट का होगा क्योंकि हम उसी प्रोग्राम में कहीं जंप कर रहे हैं। और जब हम किसी दूसरे प्रोग्राम में जंप करते हैं तो इसको लॉन्ग जंप एड्रेस 16, तो एड्रेस क्या होगा, 16 बिट का होगा। नेक्स्ट इज SJMP REL। अब REL है, इसका मतलब शॉर्ट जंप। शॉर्ट जंप मतलब जो प्रोग्राम है उसी में से ही कहीं पे हम जंप कर रहे हैं। ठीक है, SJMP का मतलब होता है, इसका मतलब भी वही होता है, शॉर्ट जंप भी होता है, फ्रॉम -128 टू +27 लोकेशंस रिलेटिव टू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उससे रिलेटेड इतनी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, और उसमें से ही कहीं पे शॉर्ट जंप। ठीक है, REL कब यूज करते हैं, जब हमें रिलेटिव जंप करना होता है, और S हमने यूज किया है शॉर्ट जंप के लिए। रिलेटिव और शॉर्ट जंप दोनों एक ही चीज है। रिलेटिव भी यही बताता है कि उसी प्रोग्राम में कहीं पे हम जंप कर रहे हैं, और शॉर्ट भी यही बताता है कि उसी प्रोग्राम में कहीं पे जंप हो रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन पे। JCRL, ठीक है, शॉर्ट जंप, RL मतलब रिलेटिव जंप, शॉर्ट जंप, JC का मतलब जंप विथ कैरी फ्लैग इज सेट। ठीक है, जंप करेंगे और कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है उसको 1 कर देगा। JNCRL, ठीक है, इसका मतलब है शॉर्ट जंप, रिलेटिव जंप, जंप नॉट सी, मतलब कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JB बिट कॉमा RL। तो J का मतलब हुआ जंप, RL का मतलब हुआ रिलेटिव यानी कि शॉर्ट जंप। प्रोग्राम जो चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी में ही कहीं पे जंप होना, उसी में किसी लोकेशन पे जंप होना। ठीक है, अब क्या जंप होगा, B और बाइट दिया हुआ। B का मतलब होता है सेट बिट, सेट बिट, सेट बिट का मतलब 1। ठीक है, तो 1 बिट सेट करना किसमें, डायरेक्ट बिट में। जो डायरेक्ट बिट है उसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करोगे, इसका मतलब जो डायरेक्ट बिट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और जंप हो जाएंगे प्रोग्राम में ही कहीं पे, शॉर्ट जंप। ठीक है, नेक्स्ट है JBC बिट कॉमा REL। इसका मतलब हुआ J का मतलब जंप, B का मतलब सेट बिट, C का मतलब क्लियर बिट। ठीक है, और किसको, बिट को, डायरेक्ट बिट को, और REL का मतलब रिलेटिव शॉर्ट जंप। तो जंप करना है, ठीक है, और डायरेक्ट बिट की वैल्यू करनी है, सेट करनी है, एंड क्लियर्स बिट। ठीक है, जो बिट है उसको क्लियर कर देना। पहले जैसे होगा आपका डायरेक्ट बिट है, उसकी वैल्यू सेट हो गई, 1 हो गई। ठीक है, फिर जंप होगा, जंप होने के बाद जिस लोकेशन पे आएगा उस लोकेशन पे क्या कर देंगे, क्लियर बिट्स, जो भी बिट्स होंगी उनको क्लियर कर देना। ठीक है, और किसमें, शॉर्ट जंप, REL का मतलब है शॉर्ट जंप। नेक्स्ट इज जंप @A प्लस DPR। इस वैल्यू पे जो ये लोकेशन है, DPTR 16 बिट वैल्यू है, और A पे जो एड्रेस है उन दोनों को ऐड करना। ठीक है, का मतलब है जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो डेटा है उस डेटा को DPTR में ऐड करना, और जो 16 बिट एड्रेस होगा उस पे जंप कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है JZRL। इसका मतलब है जब भी कुछ नहीं गिवन है, मतलब खाली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कोई रजिस्टर या कोई लोकेशन नहीं दिया है, इसका मतलब बात हो रही है एक्यूमुलेटर की। ठीक है, तो क्या करना है, जंप Z। जंप का मतलब जंप करना है, कब करना है, कंडीशन है जब 0 हो,
क्या जीरो हो, एक्यूमुलेटर जीरो हो। REL का मतलब शॉर्ट जंप, प्रोग्राम के अंदर ही कहीं जंप करना है। कब, कंडीशन क्या है इसकी, इसे बोलते हैं कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। इसमें कंडीशन दी हुई है, जब भी एक्यूमुलेटर जीरो होगा तब जंप होगा। नेक्स्ट इज JNZRL। अब इसका मतलब है नॉन जीरो जंप, नॉन जीरो REL का मतलब शॉर्ट जंप, प्रोग्राम के अंदर ही कहीं जंप करेंगे। और कंडीशन क्या है इसकी, जब एक्यूमुलेटर नॉन जीरो होगा, ठीक है, तब जंप होगा। मतलब ये भी क्या है, एक कंडीशनल फ्लैग है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज CJNE। ये ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं। C का मतलब है कंपैरिजन, J का मतलब है जंप, N का मतलब है नॉट, E का मतलब है इक्वल। मतलब कंपैरिजन होगा, देन जंप होगा। कब जंप होगा, जब वैल्यूज नॉट इक्वल होंगी। अगर इक्वल होंगी तो जंप नहीं होगा। अब कंपैरिजन किसके बीच में होगा, डायरेक्ट बाइट और एक्यूमुलेटर की जो बाइट्स होंगी उनके बीच में कंपैरिजन होगा। REL का मतलब है शॉर्ट जंप होगा, मतलब प्रोग्राम के अंदर ही कहीं पे जंप होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन होगा डायरेक्ट बाइट का एक्यूमुलेटर के साथ। अगर नॉट इक्वल है तो जंप होगा, अदरवाइज जंप नहीं होगा, ठीक है। अब सेम इमीडिएट डेटा का कंपैरिजन होगा A के साथ। अगर नॉट इक्वल है तो जंप होगा, अदरवाइज जंप नहीं होगा। और ये भी क्या है, शॉर्ट जंप है, क्योंकि REL रिलेटिव लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इमीडिएट डेटा का RN रजिस्टर की जो वैल्यू होगी उसके साथ कंपैरिजन होगा। अगर नॉट इक्वल है तो फिर जंप होगा, अदरवाइज जंप नहीं होगा। और ये भी रिलेटिव जंप होगा। नेक्स्ट है, इमीडिएट डेटा का कंपैरिजन होगा @RI, ये एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उसके साथ कंपैरिजन होगा। अगर नॉट इक्वल है तो जंप होगा, अदरवाइज जंप नहीं होगा। और ये भी एक शॉर्ट जंप होगा। नेक्स्ट है DJNZRNRL। D का मतलब होता है डिक्रीमेंट, J का मतलब जंप, N का मतलब नॉन, Z का मतलब जीरो, ठीक है। अगर डिक्रीमेंट, जो RN रजिस्टर है इसमें डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर डिक्रीमेंट की वैल्यू जीरो है तो फिर जंप नहीं होगा। और जब तक नॉन जीरो है तब तक जंप होगा, ठीक है। NZ, जंप की कंडीशन क्या है, NZ नॉन जीरो वैल्यू पे जंप होगा। और जैसे ही वैल्यू जीरो ही जंप रुक जाएगा। और ये जंप भी क्या होगा, शॉर्ट जंप होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट मतलब जो वैल्यू होगी उसमें -1 होगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे कि RN की वैल्यू क्या है, RN की वैल्यू नॉन जीरो है तो जंप होगा। अगेन डिक्रीमेंट होगा, एज अ लूप वर्क करेगा ये। और ये तब तक वर्क करेगा जब तक कि वैल्यू जीरो नहीं हो जाती RN की, ठीक है। जैसे ही जीरो होगी वैसे ही जंप कंडीशन जो है वो रुक जाएगी। अब नेक्स्ट जो है DJNZ, डिक्रीमेंट जंप नॉन जीरो। किसका नॉन जीरो, RX क्या होता है, डायरेक्ट बाइट होता है, ठीक है। डायरेक्ट बाइट को हम RX रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब तक RX का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन में, और चेक होगी कंडीशन, अगर जीरो है कंडीशन तो जंप नहीं होगा, अगर नॉन जीरो है तो फिर जंप होगा। और ये जंप भी क्या होगा, रिलेटिव जंप, यानी कि शॉर्ट जंप होगा, ठीक है। तो ये जितने भी हमने अभी पढ़े हैं वो सब के सब क्या है, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है नोप का मतलब नो ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। आपका एक छोटा सा पार्ट बच गया है, इंटरप्ट और स्टैक, ठीक है। तो वो भी मैं जल्दी कवर करा दूंगी एक लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग, हम पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ने की जगह क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रोग्रामिंग करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।